यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी और क्या 2024 की तैयारी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर तैयारी चल रही है। मोदी सरकार इसके लिए काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि हमने घोषणा पत्र में जो कुछ कहा था उसे पूरा किया है। हमने धारा 370 को खत्म किया, नागरिकता कानून बनाया और अब समान नागरिक संहिता पर भी काम चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले देश के सबसे बड़े मुद्दे पर किसी भी जिम्मेदार बीजेपी नेता का यह सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए यह बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। आज इसी को लेकर हम बहस करेंगे कि क्या 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, क्योंकि इसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले 370 को खत्म कर दिया था और वही लोकसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट जरूर देखिए। समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूसीसी पर बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर तैयारी चल रही है। पॉलिटिकल पंडित इसे 2024 के चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि 2024 से पहले मोदी सरकार यूसीसी को लागू कर सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी पर बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित की गई यूसीसी कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अनुच्छेद 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है। कानून के जानकार भी कहते हैं कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 बनाकर उसमें कहा भी गया कि सरकार आगे चलकर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम करेगी। और साथ ही यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो अगर केंद्र सरकार यूसीसी लागू करने में कामयाब हो जाती है तो 2024 के चुनाव में बीजेपी जीत की झंडा बरदारी करेगी। बहरहाल अब देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि यूसीसी को लेकर आखिर क्या सियासी समीकरण बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मैं गृह मंत्री था, उसमें भी मोदी जी ने कहा राजनाथ जी घोषणा पत्र बनाएंगे, इन्हीं की देखरेख में बने। और मैं कह सकता हूं चाहे जो कुछ भी कहा था, धारा 370 समाप्त करने की बात कही थी, कर दिया। काम सिविल कोड लागू करने की बात कही थी, तो काम चल रहा है। मैंने जो कहा था सो किया। नागरिकता कानून बनाने की बात कही थी, किया। सिविल कोड का मतलब यही है कि जो अपने अपने पर्सनल लॉ हैं मजहबी, उनको खत्म करके किसी एक पर्सनल लॉ के का मजबूर कर दिया जाए आदमी को, यही तो मतलब है। आप सहमत नहीं है? नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। हम कहते हैं हर आदमी को अपने मजहब के ऊपर चलने का मुकम्मल अधिकार है और इख्तियार रहना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। इस बयान की बहुत मायने भी है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखेगी नेहा शालिनी दुआ, हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी, डॉक्टर जीनत अंसारी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले नेहा जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। 2024 से पहले क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी लोकसभा चुनाव से पहले? आप
आपने देखा होगा जब सीए आया तो कैसे लोगों ने उसका विरोध किया, स्पेशली ऐसे लोगों ने जिनको जो कानून को मानते ही नहीं है, मतलब उनको मुआवजे लेने के लिए अपने कार्ड दिखाने होते हैं, आईडी प्रूफ दिखाने होते हैं, मुआवजा लेने के लिए, फ्री फंड की चीजें सरकार से लेने के लिए। लेकिन जब उनसे उनके सीए के तहत कागज मांगे गए तो उनके पास कागज ही नहीं थे। तो ये जनता ने, ये दुनिया ने देखा है कि यहाँ धारा 370 पे भी पहले बहुत बातें हुई थी, लोग चाहते थे कि धारा इसके 370 खिलाफ हटाई ना जाए, खड़ा करेंगे। और यही और ये रीजन था कि जब मेरे हमने जो धारा हिसाब से है कि 370 हटाई। कॉमन कोड आना चाहिए, वो लागू जब होना चाहिए। आवाज वॉइस उससे दे जो रही है, आप देश में क्वेश्चन मुझसे अराजकता पूछा है है, या जो जीनत जी से पूछा है? सॉरी, मैं पूछना चाहूंगी, आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था या जीनत जी से? आप मेरा ही नाम लिया था शायद, शालिनी, नेहा आपके पास मैं आ रही हूँ जीनत जी, आपके पास आ रही हूँ। नेहा जी आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो सीए का भी ऐसे लोगों ने विरोध किया था कि हम मुआवजे के लिए अपने कागज दिखा देंगे, फ्री फंड की चीजें सरकार से ले लेंगे, लेकिन हम अपने कागज वैसे सीए के तहत नहीं दिखाएंगे। ये प्रॉब्लम थी, शाहीन बाग हुआ और भी ऐसे बहुत सारी जगह पे लोगों ने विरोध किया। तो कहीं ना कहीं धारा 370 जब हटाई गई तभी हमारे दिमाग में यही था कि यूसीसीबी लाया जाएगा, और इसको लाना बहुत जरूरी है। ये देश की प्राथमिकता है, हर इंसान की प्राथमिकता है। मुझे लगता है जब रहने वाले हम हिंदुस्तान के हैं और एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, एक झंडा एक कानून एक देश, ये अलग अलग कानून, ये अलग अलग बातें, ये अलग अलग लोगों के जो उन्होंने अपने बना रखे हैं कि हम इस लॉ को मानेंगे, अब उस लॉ को मानेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सबको एक ही लॉ के अंडर रहना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि यूसीसी बहुत जरूरी है, इस वक्त की जरूरत है। हर देश में देखिए, कोई भी कंट्री हो, आप मुस्लिम कंट्री छोड़िए, जो ये पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी कंट्रीज का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बड़ी जितनी भी कंट्रीज है वहां सभी जगह ये होता है, एक ही कानून होता है, देश का एक कानून होता है जो सबको मानना पड़ता है। फिर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसको मानना पड़ता है। पर यहाँ लोगों के गुट बने हुए हैं, यहाँ लोग विभाजित हैं, खड़े हो जाते हैं, इसकी दुहाई देना चाहते हैं कि ये हमारे ह्यूमन राइट के ऊपर अटैक है। बेसिकली ये उनके ह्यूमन राइट नहीं, मुझे लगता है ये हमारे ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो अटैक है। क्या 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी इसे लागू कर देगी? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा धारा 370 को हटा दिया, बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। तो सवाल ये कि 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इसे लागू कर देगी? वाकिशा, हमारी कोशिश तो यही है कि हम 2024 से पहले लागू कर दें, लेकिन मुझे पता है, देखिएगा जिस दिन लागू करने की बातें होंगी, जैसे आज हमारे रक्षा मंत्री जी ने जो बोला, उसके बाद कैसे बवाल बन गया बातों का। तो मुझे लगता है कि जिस दिन लागू करने के लिए बना लेंगे तो यहाँ पे लोगों ने तख्तियां और वो काली पट्टियां लेके सारे सड़कों पे भी उतर आएंगे। लेकिन ये बात याद रखें, ये बहुत मजबूत सरकार है, ये जो सोचती है, जो जनता के हित के लिए होता है, मोदी सरकार वही करती है। तो ये तो भूल जाए कि ये कुछ भी काली तख्तियां ले लें या काले झंडे लगा दें या कोई भी चीज कर ले, ये कानून जो है वो जनता के हित के लिए, इनके भी हित के लिए। तो हम इनके हित के लिए ही, अगर इनसे लड़ना भी पड़ेगा तो मुझे लग रहा है कोई बात नहीं, हम लड़ने के तैयार हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर जीनत के पास आऊंगे, उसके बाद कांग्रेस से हम लेंगे। डॉक्टर जीनत, यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत क्या है? एक देश एक कानून होना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी संविधान में कही गई है, फिर दिक्कत क्या है? बहन नेहा जी ने कहा है कि सब लोग जो भी हैं वो अपने अपने कानून चलाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहन कि सब लोग अपना अपना जो रूल है कि अगर हम मुस्लिम हैं तो हम मुस्लिम, मतलब कि मुस्लिम अपने रूल फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में रहते हैं तो जो उसका संविधान है उसको पालन करते हैं, और ना हम लोगों को उसमें ऑब्जेक्शन है। तो मदनी कह रहे हैं ना जीनत जी मदनी कह रहे हैं कि हर धर्म का अपना एक पर्सनल होना चाहिए, उन्हें दिक्कत है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अगर मान लो नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कॉमन सिविल कोड में, पर अगर किसी की धार्मिक, अगर कुछ ऐसी कोई अपने रूल हैं, अगर उस पर अटैक होता है तो तब प्रॉब्लम होती है। अगर कानून है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सबके लिए एक तरफा, सबके लिए एक तरफा बनाया गया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर ये नहीं है कि अगर मान लो हम लोग मुस्लिम है तो हम मुस्लिम ही लॉ के हिसाब से चलेंगे, ऐसा जो आपकी सोच है मेरी बहन, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो अपना, जो भी हमारा लॉ है हम उस हिसाब से चलते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नहीं चलते, पर यहाँ की ये कुछ मौलानाओं ने
उन्होंने कहीं कहीं दूसरी झोली में जाकर के बैठ करके अपने हिसाब से वो, मैं क्या कहूँ, शायद मैं अपनी वाणी से क्या कहूँ कि वो लोग किसी के भी पाले में जाकर के बैठ के अपने आप को सेव कर लेते हैं, और मुसलमान जो कहना चाहिए जो अनएजुकेटेड है उन लोगों को फंसा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई काली पट्टी बांध के विरोध करेगा। आप जो एक जैसे आपने 370 को बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, आप उसी तरीके से कॉमन सिविल कोड पे काम करिए। किसी की भावनाएं आहत होनी चाहिए ये सोचते हुए आएगा तो बिल्कुल इसका सबको स्वागत करना चाहिए, और मेरे हिसाब से हम लोग स्वागत भी करेंगे। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2024 की तैयारी के लिए हम लोग सब तैयार हैं। ठीक है, मैं आऊंगी हमारे साथ, मैं आपके पास भी आ रही हूँ निहाल जी। हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। संदीप जी, देखिए केंद्र सरकार ने राज्यों को कह दिया है कमेटी बनाए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। गुजरात की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, लेकिन अगर केंद्रीय स्तर पर इसे लागू किया जाएगा तो क्या संवैधानिक प्रक्रिया होगी इस पर? वागीशा जी, देखिए केंद्र सरकार का जो रुख रहा है वो शायद हम लोगों का ध्यान गया नहीं। हमारे अधिवक्ता मित्र अश्विनी उपाध्याय जी ने जो है पिटीशन फाइल की थी, और उसके साथ बहुत सारी पिटीशन अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी थी। वहां पर केंद्र सरकार ने अपना एफिडेविट दे करके यह कहा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड न होना जो है कहीं न कहीं राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, और इसको स्पष्ट करते हुए अपने एफिडेविट में ही उन्होंने स्पष्ट किया कि हम इस मैटर को 22वें लॉ कमीशन के सामने ले जाएंगे, क्योंकि यह पॉलिसी मैटर है, और पॉलिसी मैटर में जो है न्यायालय हमें आदेश नहीं दे सकती है, और पॉलिसी मैटर में जो है इस पर और ज्यादा डिलिब्रेशन की आवश्यकता है, और ज्यादा डेटा कलेक्ट किए जाने की आवश्यकता है, और लोगों से संवाद किए जाने की आवश्यकता है। और इसी दृष्टिकोण को रखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट केंद्र सरकार ने दाखिल किया था। ये बात अलग है कि उस समय इस पे चर्चा नहीं हुई थी। तो अभी इस चीज को जब यूसीसी की बात हो रही है, मैं देखो आपको स्पष्ट करूं, एक दूसरी तरफ अगर हम डिबेट को ले जाएं कि यह किसी धर्म विशेष के विरुद्ध है या ऐसा कुछ है जिससे कि लोगों के पर्सनल राइट्स अफेक्ट होंगे, देखिए यहां हमें समझना होगा कि यूसीसी आएगा किन किन चीजों को प्रभावित करेगा। तलाक के अधिकार को प्रभावित करेगा, इनहेरिटेंस के अधिकार को प्रभावित करेगा, सक्सेशन के राइट्स को प्रभावित करेगा, और दत्तक लेने के अधिकार को प्रभावित करेगा। तो ये सब चीजों में अगर एक यूनिफॉर्म लॉ आए जिसमें कि देखिए ये नहीं कहा जा रहा हिंदुत्व तो किसी पे थोपा जाएगा या किसी पे इस्लाम थोपा जाएगा। देखिए जिसको ट्राइबल राइट्स मिले हुए हैं वो मिला रहेगा, ट्राइबल्स के राइट के साथ कहीं छेड़खानी होने वाली नहीं है। जहां पे बात हो रही है देश के लोगों का क्या एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन सकता है जिससे कि धर्मांतरण की गतिविधियां रुकें, लव जिहाद की गतिविधियां रुकें, या फिर ऐसे लोग जो धर्म बदल करके दूसरे पक्ष को या महिलाओं के प्रति या पुरुषों के प्रति किसी तरह से अत्याचार करते हैं उसको रोका जा सके। अब समझिए कि एक व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि हम 3 शादियां करें, तो वो अगर धर्म बदल करके इस्लाम का इस तरह से मिसयूज, धर्म का दुरुपयोग ना हो, धर्म का मामला जो है केवल धर्म के क्षेत्र में किया जाए। और इसमें केंद्र सरकार के भी और भी कहना था, हमारी संविधान की प्रस्तावना में है कि सेकुलर डेमोक्रेटिक गणतंत्र बनाना है, हमें धर्मनिरपेक्ष बनाना है। तो ऐसी स्थिति में जब तक एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं आएगा लॉ का, सिविल लॉ का, जरूरी है मिश्रा जी वो तो, क्योंकि संविधान में भी लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी संविधान में की गई है, लेकिन कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। और चलिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आना चाहूंगी नेहा जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस इसके विरोध में है, कुछ ऐसे लोग हैं जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत है, मदनी साहब को भी बहुत दिक्कत है। हमारे साथ जीनत जी जुड़ी हुई है, वो कह रही है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को दिक्कत है क्या उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब नहीं पता, या फिर देखिए उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी धर्म के आधार पर तोल रहे हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम है। और वैसे भी भाजपा कुछ भी करना चाहे देश के दुनिया मतलब अपने देश के लिए, दुनिया के लिए या किसी के लिए भी, तो मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों को प्रॉब्लम क्रिएट करना ही उनकी प्रॉब्लम है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब धारा 370 हटानी थी तब भी इन लोगों ने बहुत दुहाइयां दी थी, और कुछ काम करने थे, राम मंदिर बनना था तब भी इन लोगों ने बड़े वो करे। जब ट्रिपल तलाक पे हम लेके आए
कानून, तब भी इन लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन रेज करी। तो इनका काम ही सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज करना है। इससे चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो जेडीयू हो, या कोई भी पार्टी हो, इनका काम है सिर्फ अपोज करना सरकार के अच्छे कामों को, कि इनको ये प्रॉब्लम है कि हम ये क्यों नहीं कर पाए, और ये लोग कर रहे हैं तो लोग इनके साथ हो जाएंगे, जनता इनके साथ हो जाएगी। भाई हम जनता के बीच में रहते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, इसलिए हमको पता है जनता की नब्ज क्या है, जनता की जरूरत क्या है। जैसे जीनत जी ने अभी बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इससे कोई धर्म का मतलब ही नहीं है। ये जो है कानून है देश का एक कानून, एक झंडा। तो एक देश का एक कानून है जो हिंदुओं को भी मानना पड़ेगा, मुसलमानों को भी मानना पड़ेगा, बुद्धिस्ट को भी मानना पड़ेगा, सिख्स को भी मानना पड़ेगा। जो नहीं मानना चाहते, इसका मतलब वो इस देश के नागरिक ही नहीं है, उनको देश से प्यार ही नहीं है। तो यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ऐसे लोगों की है जिनको देश से कोई लेना देना नहीं, जिनको देश बटा हुआ अच्छा लगता है, ताकि उनकी वोट बैंक, उन बटे हुए लोगों से वोट बैंक उनका पूरा होता है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस बुरा माने चाहे कोई भी बुरा माने। ठीक है नेहा जी, हमारे साथ चंद्रमोहन जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर आपके पास आना चाहूंगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दे दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हम लागू करेंगे, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की हम बात करें तो सीए एनआरसी पर आपने हल्ला किया, आपने श्री राम मंदिर पर हल्ला किया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो रहा है, क्या कहेंगे? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है, पहले प्रश्न ये होता है कि उस पे आपने काम कितना करा है, और उसके आपको तब कोई चीज याद क्यों आने लग जाती है जब आप कहीं पर जवाबदेही देने की कगार में फंस जाते हैं। अगर सिविल कोड की एनआरसी के ऊपर जो पीछे वक्त के अंदर जो वक्तव्य आए थे, उसके ऊपर भाजपा के किसी नेता या प्रवक्ता ने अभी तक उसका सारांश दिया है कि हमने इस पे वर्कआउट करा है। आज एकदम एकाक स्टेटमेंट दे देना और उसके ऊपर फिर ये कह देना कि कांग्रेस बुरा माने, दूसरा बुरा माने, ये कौन सा औचित्य है? कितने आपने बांग्लादेशियों को निकाला है 2014 पर, कितने डिप्यूट करे हैं, कितनों की संख्या को आपने आंकलन करा है, कौन से स्टेट के ऊपर उस आंकलन के आधार के ऊपर जिस जनगणना को आपने आधारित करा था उसका रेशो आपने तैयार करा है, उसका आपने पार्लियामेंट में कई सेशन गुजार दिए इस विषय को उठाते होते, कौन से सेशन पे आपने डिसीजन करा? लेकिन आप करते कुछ नहीं है, लेकिन आप देश का ध्यान मुद्दों से हटाने के लिए उन मुद्दों को सामने लाते हैं जिससे देश के ज्वलंत मुद्दे दब जाएं और उस पर डिस्कशन हो। और अगर एनआरसी पे डिसीजन करना है, देश के इस कानून पे डिसीजन करना है, तो सरकार का धर्म बनता है कि वो इसके ऊपर ये पहले बताए कि 2014 के बाद हमने इतने बांग्लादेशी डिप्यूट करे, इस स्टेट के अंदर इतने बांग्लादेशी हैं, इनको नागरिकता दिया और इनकी नागरिकता के प्रदान के ऊपर ये नागरिकता उनकी कैंसिल हो रही है। तो इस विषय के ऊपर 2014 से आज तक के विषय के अंदर मुझे शालिनी दुआ जी बता दें कि अगर उनके पास इतना ज्ञान हो तो चंद्रमोहन जी, यूनिफॉर्म सिविल, ठीक है मैं उनसे सवाल पूछूंगी, आपने जो पूछा जवाब लेंगे उनसे भी, लेकिन क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपको दिक्कत है? सवाल सिर्फ इतना सा है। हमें किसी बात से दिक्कत नहीं है, हमें तो उस झूठ से दिक्कत है जो झूठ भाजपा के नेता देश की जनता के सामने परोसते हैं और देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था गिरते हुए ढांचे की और जो देश का बद माहौल है उससे ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। चाइना का अधिक्रमण के ऊपर बात नहीं करना चाहते, जीएसटी नोटबंदी की जो डेवलपमेंट के कारण जो आज देश के अंदर त्रासदी आ रही है उस पर बात नहीं करना चाहते। खुद सीतारमण जी कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था। सुन दुआ जी बाद में बोल दीजिएगा, आप मेरे बात अभी सीतारमण जी ने खुद बोला कि जो क्रेडिट एजेंसियों का सिस्टम बैंकों का ठीक से नहीं जाना गया तो अर्थव्यवस्था में बुरा हाल होगा, उस पर बात करनी चाहिए। तो अगर आपने एक विषय को लाकर उसके ऊपर काम करा तो आपको 8 साल में 2014 से 2019 आपने जीत लिया, 2024 आपके सर के मुहाने पे खड़ा है, उस मुहाने पे आपको ये एनआरसी, बांग्लादेशी और मुद्दे याद आ जाते हैं। उसमें जो आपने काम करा उसे बताने के लिए आपके पास क्या विषय है? ठीक है, काम या आप पूछ रहे हैं कितना काम किया, वो नेहा जी से हम पूछते हैं। नेहा जी बताइए जरा जल्दी से जवाब पूछिए, अगर बता दे तो मैं मानूंगा नहीं। बोलते थे ये मुझे अभी तक याद है, जब हम 2019 में जीते और 18 में हमने ट्रिपल तलाक पे बिल पास किया तो सबसे ज्यादा अपोज उसका ट्रिपल तलाक का इन लोग नहीं, इन्होंने पास नहीं होने दिया, फिर भी वो पास हुआ।
370 इन्होंने पास नहीं होने दी, हंगामा किया संसद में, हर बार हंगामा किया। जनता ने देखा संसद में कैसे इन लोगों ने कुर्सियां टेबल तोड़े फोड़े, लेकिन फिर भी वो पास हुआ क्योंकि वो जनता की भलाई के लिए था। आप देखिए कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है आज 370 धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में, कितनी टनल्स बन रही हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है। बच्चे जो हैं वहाँ के, उनको यही चाहिए था, उनको वहाँ कितनी सारी यूनिवर्सिटीज खुल रही है, उनको पढ़ाई चाहिए थी। इन लोगों ने तो बंदूक पकड़ा रखी थी। नेहा जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल की कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जरूरत के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल इस पे क्यों नहीं हो रही? आप बताइए, इनके टाइम में डिफेंस कॉरिडोर क्यों नहीं खोला गया? हमारे टाइम में क्यों खोला जा रहा है? क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर खोलने से कम 40 से 50 लाख नौकरियां दी जाएंगी जनता को। आईटी पार्क हमारे टाइम में क्यों खोले जा रहे हैं? इनके टाइम में क्यों नहीं खोले जा रहे थे? क्योंकि आईटी पार्क से 25 से 30 लाख नौकरियां दी जा रही हैं, सीधा सिर्फ और सिर्फ यही यूपी में ही। तो हम जो है, हम काम में विश्वास करते हैं, ये सारी चीजें करके हम, क्योंकि जनता को दिखा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ रहा है तो वहां भी तो जॉब क्रिएट हो रही हैं। हम तो अग्निवीर योजना भी जॉब क्रिएट करने के लिए कि किसी तरीके से नौजवान जो है वो खाली ना बैठे, उनका दिमाग इधर उधर ना जाए, इसलिए हम ऐसी योजनाएं भी ला रहे हैं कि बच्चों के पास, मतलब 18 साल के बाद जो है लोग अग्निवीर से पैसे भी कमाएं, साथ साथ उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना भी जागे और उनको एक जॉब भी मिले, तो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। जो स्टार्टअप्स खोले जा रहे हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंडिया में करे जा रहे हैं, इनके टाइम में क्यों नहीं हुआ? मैंने तो इतनी सारी चीजें गिनवा दी। इनको सिर्फ एक ही बात आती है, बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी को हटाने के लिए तो ये सारा कुछ किया जा रहा है और हट भी रही है, लेकिन इनको नहीं दिख रहा। ठीक है, आ रही हूँ। चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले जीनत जी के पास जाऊंगी। आ रही हूँ आपके पास। जीनत जी, जल्दी से जवाब दीजिए। अभी मदनी का बयान आपने सुना, मदनी को बड़ी दिक्कत है, वो यूसीसी को धर्म से जोड़ रहे हैं, या तो फिर उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब नहीं पता, क्योंकि आप समर्थन दे रही है, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे बड़ी दिक्कत है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। परीक्षा, देखिए हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हम मुस्लिम महिलाओं की जो प्रॉब्लम है, वो ये जो बैठे हुए हैं मौलाना, इन्हीं से हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी देखिए, ये जाते हैं कहीं पर और वहां पे ये एक इतना प्यार का, एक सम्मानजनक ये भगवा रंग का जो धारण करते हैं, उनमें सब लोग मुसलमान, सब लोग उसको वाहवाही करते हैं कि इन्होंने एकता का, प्यार मोहब्बत का संदेश दिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर यही काम कोई, अगर आम नागरिक या डॉक्टर जीनत अंसारी कहीं पे जाकर के वो अगर कोई भगवा कोई भी वस्त्र धारण कर लेती तो शायद ये लोग उन पे फतवा लगा देते। अब इन्होंने किया है तो सब कुछ अच्छा है, अगर कोई दूसरा आदमी करता तो वो गलत है। ऐसे ही कॉमन सिविल कोड को लेकर के अगर वो हम लोग समर्थन कर रहे हैं तो ये इसके अगेंस्ट जाएंगे, अगर इनको कुछ भी अपना उसके अंदर हित दिखाई देगा तो इसको कह देंगे कि ठीक है, बिल्कुल लागू होना चाहिए। तो इन लोगों का तो काम सिर्फ ये है, मुसलमान की भोली भाली जनताओं को बरगलाना, उनको अगेंस्ट करना। और फिर मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कॉमन सिविल कोड से अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तो उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर नहीं हो रही है और देश का उसके अंदर अच्छा हो रहा है तो बिल्कुल आना चाहिए, पर इसके अंदर सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। और मैं नहीं मानती हूँ कि अगर मदनी साहब इसको आने से मना कर रहे हैं तो मैं मुसलमानों से अपील करती हूँ कि उनकी तो बात में बिल्कुल ना आए, और इस तरह से जो ये स्टेटमेंट देते हैं तो ये जो भी है वो बिल्कुल दिक्कत किस बात की होगी जी, दिक्कत किस बात की होगी? एक 9 साल की उनकी दुकानें हैं वो बंद होंगी, उनकी दुकानें बंद होंगी। जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, फरमानी नाज एक लेडी थी जो अपना पेट गाना गा के भर रही थी, तो उन्होंने उस पर फतवा दे दिया, क्योंकि वो लेडी को जब उसको तलाक हुआ तब इन्होंने किसी ने नहीं पूछा, और जब वो अपना पेट पालने लगी तो उनको एतराज हो गया, इनके लोगों के पेट में दर्द हो गया कि फरमानी नाज क्यों गाना गा के, आज वो एक अपना मुकाम हासिल कर चुकी है, वो इज्जत से जिंदगी जी रही है। तो इन लोगों का सिर्फ इतना ही काम है, ये लोग अपना बैठे हुए हैं, अच्छी खासी मोटी जो मलाई है वो खा रहे हैं,
और वो इनका सिर्फ ये है कि अपना एक स्टेटमेंट जारी करना, वरना प्रॉब्लम इनको भी नहीं है कुछ। ये तो सिर्फ मुसलमानों को ये कहते हैं कि हम लोग आपके साथ में स्टैंड है, आप इसके खिलाफ बोलिए। जैसे एनआरसी के मामले में इन्होंने हल्ला मचाया, जबकि मेरे नजर में कुछ ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ अगर आपके पास सारे बिल्कुल, यानी कि आप समर्थन करती है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, 9 साल की उम्र में आहत नहीं होनी चाहिए जी, पर उसमें किसी भी जी 9 साल की उम्र में एक बेटी के हाथ में मेहंदी लग जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू होता है तो उसके हाथों में कलम होगी। मिश्रा जी कितने सहमत है आप इस बात से? और जिन लोगों को डर लग रहा है, या तो फिर उन्हें आजादी से डर है, उनके पास से आजादी छीन लेंगे इसलिए डर है मदनी जैसे लोगों को। मिश्रा जी की आवाज बढ़ाइए, आवाज नहीं पहुंच रही है जी। मिश्रा जी कहिए। मिश्रा जी आप तक मेरी आवाज जा पा रही है? चलिए, शायद मिश्रा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चंद्रमोहन जी, नेहा जी के सवालों का आप जवाब दे रहे थे, जल्दी से। देखिए, नेहा जी ने मेरे किसी सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने उनके एनआरसी के ऊपर जो जिस विषय के ऊपर वक्तव्य दिया राजनाथ जी ने, उसके ऊपर सरकार का दायित्व है कि सरकार विपक्ष को अपने भरोसे में ले, पत्रकारिता को अपने भरोसे में ले, चौथे स्तंभ को, और बताए कि 2014 से अब तक की 2 बार की सरकारों के अंदर उन्होंने क्या किया और कितने बांग्लादेशियों को उसमें डिप्यूट करा। और उस विषय के ऊपर, जिस विषय के ऊपर 3 से 4 बार गृह मंत्री ने सदन में इस चीज की चर्चा करी और बेबाकी के साथ उस बात को उठाया, लेकिन जब विपक्ष उनसे चर्चा के लिए बैठा तो उससे उन्होंने दरकिनार किया, जवाब नहीं दिया। लेकिन नेहा जी ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि नेहा जी ने 15 लाख रोजगार देने थे देश को, वो रोजगार तो दिए नहीं। जो डॉलर और महंगाई के रेट के अंदर पेट्रोल, आटा, तेल, कड़वा तेल जो महंगा हो गया, उसके ऊपर उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन आज विषय जिस पे है, मैं उसी चीज से उनसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष हैरान नहीं है, सरकार क्यों परेशान है एनआरसी के ऊपर? अगर उसकी नियत और मुद्दे पर बात कीजिए चंद्रमोहन जी, आप भी और वो भी। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सरकार सीएनआरसी पर बातचीत नहीं कर रही है, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मैं बातचीत कर रही हूँ तो आप बेरोजगारी, महंगाई, सीएनआरसी मुद्दों पे मेरे पास समय बहुत कम है, छोटा छोटा कमेंट। देखिए, बिल्कुल, अगर उसके ऊपर भी सरकार की मंशा काम करने की है तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आईना है उस सिस्टम में रखना चाहिए और सदन के अंदर बैठ के सबसे चर्चा करनी चाहिए, उस विषय को गंभीरता के साथ रखे। अगर वो गंभीरता के साथ रखती है तो उसके तथ्य सामने आएंगे और सरकार की प्रामाणिकता सामने आएगी। ठीक है, एक आखिरी कमेंट नेहा जी जल्दी से, उसके बाद मिश्रा जी से एक छोटा सा कमेंट लूंगी। जी वकीशा जी, मैंने तो इनको पहले ही बोल दिया, इन्होंने बेरोजगारी की बात करी तो मैंने बता दिया कि आपने डिफेंस कॉरिडोर अपने टाइम में क्यों नहीं खोला, आपने आईटी पार्क्स क्यों नहीं खोले अपने टाइम में, आपने ये सारा कुछ क्यों नहीं किया जो आज हमको करना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्यों नहीं बढ़ाया। लेकिन नेहा जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, ठीक है, वो भी मुद्दे से भटक रहे हैं, आप भी उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं, वो सीएनआरसी पूछ रहे हैं, लेकिन मैं अभी जी होगा क्योंकि जनता के हित के लिए है, और हमारी सरकार जो है, मोदी सरकार, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हित का ध्यान रखती है। तो जहां जनता का हित है तो उसको तो हम लागू करेंगे, फिर विपक्ष चाहे जितना मर्जी हो हंगामा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सीएनआरसी पर हंगामा हुआ, किसान आंदोलन पर हंगामा हुआ, श्री राम जन्मभूमि पर हंगामा हुआ, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या सरकार इसे कंट्रोल करने में सक्षम है? नेहा जी, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है उसके बाद हो हल्ला होता है तो? जी बिल्कुल, देखिए, हम 370 पे आपको क्या लगता है, ये कहा गया था नंगी तारे हैं बिजली की, हाथ मत लगाना जल जाओगे, आपके सामने ही महबूबा मुफ्ती जी ने ऐसी बातें कही। किसानों के 3 काले कानून पे नेहा जी क्या कहा गया था, वो बड़े अच्छे हैं, किसानों को फायदा देंगे, वापस को लेना पड़ा। अरे चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए धैर्य से। हम लाएंगे क्योंकि ये जनता के हित के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके हित के लिए, एक देश, एक कानून, एक विधान। अब ठीक है, कुछ एक होगा, अलग अलग क्यों करना चाहते हैं, ये इनको फायदा है ना अलग अलग करने से, इसलिए ये चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 से पहले लागू होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, और अगर होता है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी ये साबित हो सकता है। एक छोटा सा कमेंट मिश्रा जी आपके पास लेना चाहूंगी जल्दी से, समय बहुत कम है। मिश्रा जी, मेरी बहन बैठी है डॉक्टर जो इसके समर्थन में बोल रही हैं, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक दोनों को मैं जोड़ के देखता हूं। अगर ट्रिपल तलाक बिल आया है तो हमारी मुस्लिम बहनें सबसे ज्यादा लाभान्वित हुई हैं। इसी तरह अगर
यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो शायद महिलाओं के अधिकारों का रक्षण होगा, और इसके लिए हमें सारी बहनों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू होता है तो उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हो हल्ला करेगी, उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी उससे कंट्रोल करने में सक्षम है? क्या 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी धारा 370 को खत्म कर दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई, और इससे पर हम बातचीत करेंगे। और फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।